बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होपफुली तमाम स्टूडेंट तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ कि अब आपकी बैचलर की फ़ीस रिटर्न हो जाएगी। जी हाँ, एहसास स्कॉलरशिप के ज़रिए आपकी फ़ीस टोटली वापस हो जाएगी। आज की इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊँगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से आप एहसास स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है और अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, और अगर फलां डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसकी जगह आपने कौन सा डॉक्यूमेंट इंटर करना है। फादर की इनकम क्या है, अगर जॉबलेस हैं तो फिर क्या आपने इंटर करना है, और कौन से बिल, कौन से इलेक्ट्रिसिटी या टेलीफोन के बिल आपने उसमें इंटर करने हैं। ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो ज़रूर थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, लेकिन आप तमाम एस्पेक्ट्स, तमाम पहलुओं का तफसीली से आपको जायज़ा लेकर आपके सामने डिटेल रखूँगा। डियर स्टूडेंट, जब हम बैचलर में थे तो तब हम सुनते होते थे कि जब पीएचडी करेंगे तो स्कॉलरशिप मिलती है, इतनी स्कॉलरशिप मिलती है, फलां यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है, फलां देती है। फिर जब हमने बैचलर कर ली तो फिर सुना एमएससी में भी स्कॉलरशिप मिलने स्टार्ट हो गई। तो एमएससी में मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह स्कॉलरशिप अवेल की है। वो आगे चल के बताऊँगा आपको कितनी मैंने अवेल किया है एमएससी में। अब पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बैचलर प्रोग्राम में भी अब स्कॉलरशिप अनाउंस हो गई हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो फैमिलीज़ गरीब हैं, फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी की इतनी ज़्यादा जो फ़ीस है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको वो फ़ीस रिटर्न कर दी जाती है। गवर्नमेंट ने तकरीबन 6 मिलियन एनुअली लमसम अनाउंस किया हुआ है, जो कि 50,000 स्कॉलरशिप बनती हैं तकरीबन। वो ख़ानदान जो कि बिल्कुल गरीब हैं, उनके बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन वो उनकी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट उनका अब ख़र्चा बर्दाश्त करेगी। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसमें यूथ के नाम से, यूथ फीस रिइंबर्समेंट के नाम से स्कीम थी। अब जो न्यू स्कीम आई है इसमें एहसास प्रोग्राम के नाम से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बहुत से स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, कहाँ एडमिशन लें, क्या पूरी क्लास को फ़ीस मिलती है, क्या हर बच्चे को फ़ीस मिलती है जो इनरोल होता है, क्या फलां यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से फ़ीस रिटर्न हो जाएगी, कितनी होगी, कैसे होगी, इस तमाम तरीक़ेकार मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो डियर स्टूडेंट, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 2020 में जिन्होंने एडमिशन लिया है, जो यूनिवर्सिटीज़ डिस्क्राइब्ड हैं वेबसाइट पे, वो आगे जाके बताऊंगा कौन सी यूनिवर्सिटी हैं, उनमें एडमिशन लेने से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। यानी कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल तब होंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट प्रोवाइड की गई है, उस लिस्ट के मुताबिक आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, ये आपका हो गया है, तो तब आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। जितनी भी स्कॉलरशिप मिलनी है तमाम मेरिट बेस बनी है, किसी किस्म की सेल्फ फाइनेंस पे स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। जाहिर सी बात है, जिस बंदे ने सेल्फ पे सीट ली है अब वो स्कॉलरशिप के लिए तो वो एलिजिबल नहीं हो सकता। और जो डिग्री प्रोग्राम HEC से रिकगनाइज्ड हैं, उन्हीं प्रोग्राम में इनरोल्ड स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। विदाउट HEC अगर कोई यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्टेड है, उसका प्रोग्राम ब्लैक लिस्टेड है, तो फिर उसको वो स्कॉलरशिप के लिए वो अहल नहीं है। और स्कॉलरशिप के लिए मैक्सिमम एज वही होगी जो यूनिवर्सिटी ने डिफाइन की होगी। हर यूनिवर्सिटी की अपनी डिफाइन होती है, वो कौन सी एज लिमिट स्टैंडर्ड तौर पर रखता है कि इस एज तक एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए, सो ऑन। तो वो उस यूनिवर्सिटी के, जो भी यूनिवर्सिटी होगी, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना होता है रूल, उसके मुताबिक मिलेगी। और अगर बात की जाए इन एलिजिबिलिटी की कि आप स्कॉलरशिप के लिए इन एलिजिबल होंगे, आप स्कॉलरशिप के लिए अहल नहीं हो सकते, तो कब? उसके लिए ये है कि आप इससे पहले कोई स्कॉलरशिप अवेल कर चुके हों। जैसे मैं पहले से स्कॉलरशिप ले चुका हूँ, अब दोबारा किसी और इंस्टीट्यूट में मेरा एडमिशन हो जाता है तो मैं फिर किसी किस्म की स्कॉलरशिप लेने का अहल नहीं हूँगा। कोई भी स्कॉलरशिप हो, यूथ प्रोग्राम वाला हो, कुछ भी हो, आप अगर कोई स्कॉलरशिप पहले HEC की तरफ से ले चुके हैं तो आप इसके लिए अहल नहीं होंगे। याद रखिएगा, ये स्कॉलरशिप
HEC के थ्रू ही मिलती है, प्रोवाइड गवर्नमेंट करती है, फंड गवर्नमेंट देती है और ये HEC के जरिए ही मिलती है। जो मैंने स्कॉलरशिप ली थी वो मुझे फुल ट्यूशन फीस मिली थी और किसी किस्म के डिस्टिंक्ट लर्निंग प्रोग्राम में भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। लेट सपोज अगर आपका एडमिशन हो जाता है यूईटी के एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट से, तो आप कहें कि मेरी भी तो यूईटी की डिग्री है, हमें भी स्कॉलरशिप देनी चाहिए, हमारी भी डिग्री गवर्नमेंट की है। नहीं, जो एफिलिएटेड या प्राइवेट इंस्टीट्यूट होंगे उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी, वो एलिजिबल नहीं होंगे। याद रखिएगा, वो यूनिवर्सिटी एलिजिबल होंगी, वो यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे जिनका नेम आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। हाँ, और जिनका इवनिंग प्रोग्राम है, हायर फीस स्ट्रक्चर है, सेल्फ फाइनेंस है, सेल्फ सपोर्टिंग पे सीट खरीदी हुई है, तो वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए अहल नहीं है, वो भी इन एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। तो एलिजिबल वही हुए न्यू एडमिटेड और मॉर्निंग प्रोग्राम के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। अब कुछ क्वेश्चन है आपके उस सामने, कुछ क्वेश्चन रखूंगा, वो क्वेश्चन तमाम के तमाम वेबसाइट पे, HEC की वेबसाइट पे मौजूद हैं। मैं वो स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ, तो सुनिएगा। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कैंडिडेट पूछ सकते हैं कि क्या इस स्कॉलरशिप के लिए कोई टेस्ट होगा? नो, किसी किस्म का कोई टेस्ट नहीं होगा स्कॉलरशिप को अवेल करने के लिए। नंबर 2 पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले ही बता चुका हूँ कि न्यू एडमिटेड कैंडिडेट जो होंगे, न्यू 2020 के जो कैंडिडेट होंगे वो अवेल कर सकते हैं, पुराने अवेल नहीं कर सकते। और डिग्री अलाउ हो, HEC से हो, और एज लिमिट आप यूनिवर्सिटी ने, जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ली है उसने डिफाइन किया हो, जो भी उसने डिफाइन किया है। नंबर 3 पे जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू अप्लाई द एहसास स्कॉलरशिप। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए हम अप्लाई कर सकते हैं? तो नंबर 1 पे है कॉपी ऑफ CNIC या बे फॉर्म, कॉपी ऑफ CNIC फादर, मदर या गार्डियन, सैलरी या इनकम स्लिप ऑफ फादर, गार्डियन, मदर, किसी की भी हो, जो भी आपके घर में कमाने वाला है उसके आपने सैलरी स्लिप भी अटैच करनी है। अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बहुत से स्टूडेंट, बहुत से कैंडिडेट इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट 6 मंथ का बिल, अब किसी के पास पिछले 6 महीने का बिल नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का, अपना का, वो पे करके इधर उधर हो जाता है। तो आपको मैं तरीकाकार बताने वाला हूँ। आपने सिर्फ एक ही बिल अटैच करना है। एक बिल क्यों अटैच करेंगे? क्योंकि उन्होंने मांगी है 6 बिल की प्रीवियस हिस्ट्री। आप जब एक बिल अटैच करेंगे उसके साथ एक टेबल बना होता है, जहाँ बिल लिखा था ना उसके टॉप पे, तो एक टेबल बना होता है, उस पर पिछले 12 महीने की हिस्ट्री लिखी होती है, तो वो हिस्ट्री वहां से देख भी सकते हैं कि कितना प्रीवियस बिल है। इसलिए वो 6 बिल अटैच करने की जरूरत नहीं है, आप एक बिल अटैच कर सकते हैं। बिल तमाम अटैच करने, इलेक्ट्रिसिटी का, गैस का और दूसरे जो भी हैं, अगर वाटर का है तो वो भी कर दें, नहीं है तो फिर रहने दें। अगर आप किसी गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहे हैं तो उसका रेंट, वो भी आपने लेटर साथ अटैच करना है। और उसके साथ जो आपने यूनिवर्सिटी की फीस सबमिट करवाई हुई है उस फीस की स्लिप को भी अटैच करना है। अब ये याद रखिएगा फीस कितनी मिलती है, यहाँ पे आपको बात बता दूं, जितनी उस यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस होगी, एडमिशन फीस कट होके ट्यूशन फीस होगी खालिसतन, वो फीस आपको रिटर्न होगी। अगर एक यूनिवर्सिटी की 45,000 है पर सेमेस्टर तो आपको 45,000 प्रोवाइड किया जाएगा, और अगर एक यूनिवर्सिटी की 60,000 है तो आपको भी 60,000 मिलेगा। तो याद रखिएगा पहले आप फीस पे करेंगे फिर फीस आपको रिटर्न मिलेगी। जब हमने MSc की थी मैंने फीस पहले यूनिवर्सिटी में पे की थी, पे करते गए हमें उस वक्त इतनी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अगले सेमेस्टर से पहले फीस आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई, दूसरे में तीसरे में नहीं आई, तो एक ही दफ़ा इकट्ठी 4 सेमेस्टर की फीस हमें रिटर्न मिल गई। तो मतलब ये हुआ कि पहले आप फीस पे करेंगे, यानी कि पहले आप फीस पे करेंगे फिर आपको फीस रिटर्न मिलेगी। वो जितनी होगी उस यूनिवर्सिटी की जितनी फीस होगी, ट्यूशन फीस यूँ समझ लें कि उसमें टेक्स्ट बुक्स निकाल के, एडमिशन फीस निकाल के, उसमें से रिफंडेबल निकाल के जो भी ट्यूशन फीस है ना उस यूनिवर्सिटी की, वही आपको रिटर्न मिलेगी। एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक पिक्चर हाउस की, घर की पिक्चर आपने वो भी साथ अटैच करनी है, आउटसाइड बाहर से आपने एक पिक्चर अच्छी लेनी है और वो भी साथ अटैच करनी है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने उस हार्ड कॉपी के साथ अटैच करेंगे और जमा कराएंगे यूनिवर्सिटी, जो कि हार्ड कॉपी के साथ आपने अटैच करने हैं। और अगर किसी की मदर बीमार हैं या फिर ऐसा होता है बाद का CNIC एक्सपायर हो जाता है, तो फिर किसका CNIC साथ अटैच करना है? तो वो स्टूडेंट, वो कैंडिडेट अपनी सिस्टर, ब्रदर
किसी का भी सिस्टर या ब्रदर में से किसी का भी अटैच कर सकते। नंबर 5 पे जो पॉइंट है, अगर फॉर्म में मिस्टेक हो जाती है आपकी और आपको बाद में कुछ याद आता है कि मैंने ये चीज़ भी लिखनी थी, वो गलती हो गई है, तो एडिट कैसे करते हैं? आप अपनी कंसर्न यूनिवर्सिटी के पास वो डॉक्यूमेंट ले जाएंगे हार्ड कॉपी में, और उनको आपने साथ ये बताना है जो आपने चेंजिंग करनी है वो भी साथ अटैच करेंगे और यूनिवर्सिटी को जमा करा देंगे। यूनिवर्सिटी उनसे कांटेक्ट करेगी FAQ यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन स्टाफ से रिक्वेस्ट करेगी, तो फिर आपकी जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। जो आपने चेंजिंग करवानी है वो आपकी फाइनल हो जाएगी। अव्वल तो आपने पहले से ही आपने इंफॉर्मेशन को करेक्ट इंटर करना है। नंबर 6 पे वही क्वेश्चन कि अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं, किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में नहीं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में इनरोल्ड हैं, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, तो क्या आप एलिजिबल हैं? बिल्कुल भी नहीं है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट एलिजिबल नहीं है, वो कैंडिडेट स्कॉलरशिप के लिए, एहसास स्कॉलरशिप के लिए अहल नहीं है। नंबर 7 पे बहुत अहम पॉइंट है जिस पे आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो वो सुन लीजिएगा और वो गौर से सुन लीजिएगा। If father is retired, jobless, labor, etc., which document will be attached as supporting document for family income, salary information, etc.? तो अगर आपके फादर जॉबलेस हैं, रिटायर्ड हैं, तो फिर कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं? तो ये क्लियरली HEC की वेबसाइट पे मेंशन है कि अगर आपके फादर रिटायर्ड हैं तो पेंशन बुक तो हो सकती है, वो अटैच कर दें। लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट अटैच कर दें, जो पेंशन मिल रही होगी गवर्नमेंट की तरफ से, वो बैंक पे स्लिप अटैच कर दें। अगर आपके फादर लेबर हैं, डेली वेजेस पे हैं, तो या शॉपकीपर हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो फिर आपने स्टाम्प पेपर लेना है, अंडरटेकिंग स्टाम्प पेपर, उस पर आपने बयान हल्फी देना है जो कि एक जज के जरिए आपने साइन करवा के वो भी अटैच करना है इन केस ऑफ प्राइवेट जॉब। और अगर आपके फादर शॉपकीपर हैं तो फिर आपने उस शॉप की आपने 2 पिक्चर अटैच करनी है और उसके साथ इनकम सर्टिफिकेट भी आपने अटैच करना है। और अगर आपके फादर जॉबलेस हैं, बीमार हैं, तो आपका खर्चा कोई और उठा रहा है, आपके एक्सपेंसेस कोई और बर्दाश्त कर रहा है, तो जो कर रहा है उसी की इनकम सपोर्ट, उसी का ही वो आपने वो जो खर्चा कर रहा है वो पे स्लिप, वही जो स्टेटमेंट है वही आपने साथ अटैच करनी है। और अगर किसी के फादर आउट ऑफ कंट्री हैं, यानी कि वो बैरून मुल्क से रकम कमाकर पाकिस्तान भेज रहे हैं, तो वो उनको उसी मुल्क की इनकम उसी करेंसी में वो स्टेटमेंट जमा करानी होगी। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि कहता है मैं गवर्नमेंट कॉलेज का ही स्टूडेंट हूँ और एफिलिएशन कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी से, क्या मैं एलिजिबल हूँ एहसास प्रोग्राम के लिए? तो वो इनएलिजिबल है, वो भी एलिजिबल नहीं है। नंबर 9 पे जो पॉइंट है, आई एम इनरोल्ड इन इवनिंग डिग्री प्रोग्राम, डिस्टेंस लर्निंग, सेल्फ फाइनेंस, सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम, एम आई एलिजिबल टू इन एहसास प्रोग्राम? नो, यू आर नॉट एलिजिबल। आप बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। प्राइवेट इवनिंग प्रोग्राम, सेल्फ सपोर्टिंग, किसी किस्म की कोई सपोर्ट है आपको सेल्फ है तो आप इनएलिजिबल है। 10 पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द ऑनलाइन एप्लीकेंट सबमिशन प्रोसेस एंड हाउ टू अप्लाई? आपको एक देखिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप सबसे पहले तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। HEC की वेबसाइट पे जाकर, ये साथ एक प्रैक्टिकल थोड़ा चल रहा है, वेबसाइट पे जाकर स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप, उस पर क्लिक करेंगे, आगे आएगा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, एहसास स्कॉलरशिप, एहसास स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे, साइड पे आइकन आ रहे ऑब्जेक्टिव, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आगे जाके एक लिंक आ जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे, फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है। और याद रखिएगा ऑनलाइन में फिल करते हुए एक चीज़ आ जाती है कि फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, मिडिल नेम। तो ये फर्स्ट नेम, जैसे मेरा नाम है मोहम्मद इमरान, मोहम्मद फर्स्ट नेम, इमरान लास्ट नेम। अब मिडिल नेम क्या होता है? बाद का होता है सैयद अली हुसैन, तो सैयद फर्स्ट, अली मिडल और हुसैन उसका लास्ट नेम है। तो ये इस तरह आपने फिल करना है। उसके बाद आपने उस फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है और कंसर्न यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप इनरोल्ड हैं, उस यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल एड डिपार्टमेंट में जाके आपने जमा करवा देनी हो एप्लीकेशन विद जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जो मैंने आपको बताए हो पहले, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो स्टेटमेंट है बैंक की, जो जो डॉक्यूमेंट है वो सब अटैच करके आपने अपनी यूनिवर्सिटी की, जहां आपने इनरोल्ड है, एडमिशन हुआ है, उसी यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे आपने जमा करवा देनी है एप्लीकेशन। और आपने किसी किस्म की वो हार्ड कॉपी HEC को सेंड नहीं करने का। ये ना हो कि आप HEC को सेंड कर रहे हो
और दूसरा ये है कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करा दिए, माइग्रेशन करवा दिए, आपने एक सेमेस्टर की स्कॉलरशिप अवेल कर ली है और आपने दूसरे सेमेस्टर में तीसरे में एडमिशन आपने दूसरी यूनिवर्सिटी में करवा ली है, यानी कि माइग्रेशन करवा ली है, तो फिर आपकी स्कॉलरशिप खत्म कर दी जाएगी। और एक लास्ट पॉइंट है 13, आई एम स्टूडेंट ऑफ 3 ईयर बैचलर डिग्री 2 ईयर मास्टर डिग्री फ्रॉम इनरोल इन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, एम आई एलिजिबल फॉर दी एहसास फ्रॉम स्कॉलरशिप। 2 ईयर पिछले, यानी कि आप अगर 3 साल बीएससी में कर चुके हैं, 2 साल एमएससी में कर चुके हैं, तो पिछले 2 साल बीएससी के और 2 साल एमएससी के स्कॉलरशिप के लिए वो एक्सक्लूड किए जाएंगे, यानी कि वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो आपने प्रीवियस होगा ईयर उसको इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। जैसे कि पहले मैंने बताया कि आपको ट्यूशन फीस मिलेगी, आपको कितनी रिफंड फीस मिलेगी ये दोबारा सुन लें, फिर बार बार मुझसे पूछते हैं, वीडियो को पूरा देखते नहीं है। आपको उतने पैसे मिलेंगे जितनी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है, जितनी उसकी सेमेस्टर फीस है। यूनिवर्सिटी फीस एज पर एक्चुअल, जितनी उसकी फीस होगी एक्चुअल ट्यूशन फीस, वो आपको रिफंडेबल होगी। यानी कि आप यूँ समझ लें उसमें से वो जो रिफंडेबल फीस है, सिक्योरिटी फीस है, फला फीस है, एडमिशन फीस है, वो आपको नहीं मिलेगी। बाकी ट्यूशन फीस एज इट रिटर्न मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं मेरी फीस थी 1,70,000 तकरीबन एमएस की टोटल, उसमें से 15-20 हज़ार मेरे ख्याल में थी एडमिशन फ़ीस और 10,000 में रिफंडेबल था। तो मुझे जो अमाउंट मिली है वो 15-20 हज़ार उससे कम मिली है। वो क्यों? क्योंकि एडमिशन फ़ीस और दूसरे जो चार्जेस थे वो कट हो गए हैं और ट्यूशन फ़ीस आपको फुल मिल जाएगी। ये ट्यूशन फ़ीस क्या होती है? ट्यूशन फ़ीस जो समझ लें चार्जेस के अलावा जो फ़ीस होती है, और उसके साथ एनुअल स्टिपेंड भी शामिल होगा। अप्लाई करना है, कैसे करना है ये आपको मैं बता चुका हूँ कि ऑनलाइन अप्लाई करना है। आपने कहाँ, ये लिंक नीचे मिल जाएगा आपको, HEC के वेबसाइट का लिंक है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब मेन जो पॉइंट है वो ये है कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से हम स्कॉलरशिप के अहल होंगे, एलिजिबल होंगे, वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं। तो लिस्ट आपके सामने है। ये तकरीबन 125 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तमाम गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, पब्लिक सेक्टर की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, वो तमाम शामिल हैं। तो इनमें अगर आपका एडमिशन होता है, सिंध की हैं, पंजाब की हैं, KPK की हैं, आज़ाद कश्मीर की हैं या बलूचिस्तान की, जो जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि BSc या MS प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं, तो वो तमाम के तमाम शामिल हैं। 125 के अलावा कोई भी स्कॉलरशिप के लिए अहल नहीं होगा। ये लिस्ट कंप्लीट HEC की वेबसाइट मौजूद है, जिस स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रही है, जिसमें से पहले यूनिवर्सिटी का नेम है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ कराची, शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी बेनज़ीराबाद नवाबशाह, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ टंडू जाम, सक्खर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सक्खर। अगर पंजाब की बात करें, पंजाब ताइजन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर, GC यूनिवर्सिटी लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर, ITU जिसको कहते हैं, किंग एडवर्ड कॉलेज मेडिकल यूनिवर्सिटी। और याद रखिएगा ये सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए ही नहीं है, ये तमाम किस्म के कैंडिडेट, चाहे वो इंजीनियरिंग से हैं, चाहे वो मेडिकल से हैं, चाहे वो दूसरे नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लोग हैं, तमाम के तमाम इसमें शामिल हैं। उसके बाद लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट NCA, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल, फातिमा जना यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सला यानी UT टेक्सला, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ULT लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के जितने भी कैंपस हैं। उसके अलावा BCA मुल्तान, वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान, MNS UT मुल्तान, NFC IET मुल्तान, निश्तर मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी मुल्तान, IUT बहावलपुर, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीमिया खां, चुलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस बहावलपुर, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। तो ये तमाम यूनिवर्सिटी शामिल है। अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस नस्ब इस्लामाबाद, NUTC इस्लामाबाद, प्यास इस्लामाबाद, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तो ये तमाम यूनिवर्सिटी की डिटेल आप HEC की वेबसाइट पे देख सकते हैं। इन यूनिवर्सिटी में जो इनरोल कैंडिडेट होंगे उनको स्कॉलरशिप के लिए अहल करा दिया जाएगा। उसके अलावा किसी किस्म की प्राइवेट यूनिवर्सिटी, चाहे वो UMT है, चाहे UCP है, उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। होपफुली
आपके तमाम क्वेश्चन, तमाम कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई क्वेरी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए, जो कि फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी ने ईमेल करनी है तो अबाउट सेक्शन में ईमेल भी आपको मिल जाएगा। अगर कोई आपने वीडियो रिकमेंड करनी है जिस टॉपिक पे मुझे बनानी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का रखिए ढेर सारा ख्याल और साथ मेरे चैनल के भी रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।